जय हिंद फ्रेंड, परीक्षा विद सोनू में आपका स्वागत है। जब आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो एक बार सुन लीजिए। इसमें हम 10 ऐसे हॉट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें कन्फ्यूजन रहता हो, और जो वो क्वेश्चन टॉपिक करेंगे स्टैटिक का, जिसमें से परीक्षा में आना निश्चित है, एक ना एक क्वेश्चन आना ही निश्चित है। तो इसको देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन आता है और इस तरह से हॉट टॉपिक को आप देख करके एक नंबर फिक्स करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना कब शुरू हुआ? सागरमाला परियोजना कब शुरू हुआ? आंसर है 25 मार्च 2015। 25 मार्च 2015 में हुआ। सागरमाला परियोजना संबंधित किससे है? तो वो सड़क से संबंधित है, राजमार्ग से संबंधित है, राजमार्ग से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि राजमार्ग का जो देखभाल करता है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का जो देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं उस संस्था को? उस संस्था को जाना जाता है नहाई के नाम से, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का देखभाल कौन सी संस्था करती है, तो नहाई करती है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुआ कब से? 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत हुआ। इसमें से 2000 रुपया 3 टर्म में दिया जाता है, 2 या 6,000 रुपया, यानी साल में आपको 6,000 रुपया दिया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टैटिक में आ जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से शुरू हुआ। आपको बस इतना ही याद रखना है कि 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई को, कहाँ? 1 मई 2016 को हुआ। कहाँ? महोबा, उत्तर प्रदेश। महोबा, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ? 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वो सांभर झील है। सर्वाधिक लवणता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन इसमें यहाँ ये पूछ देता है कि सर्वाधिक लवणता वाली सबसे बड़ी झील, लवणता वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील तो लवणता वाली चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा होगा, जो सर्वाधिक लवणता का सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। लेकिन सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछेगा, सबसे ज्यादा लवण किस झील का है? वो सांभर झील का है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। जो कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। ये चिनाब नहीं है, ये क्या है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर, चिनाब नदी। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पर 3-4 परियोजना है, उसको आपको याद रखना है। इसमें ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हैं उसको। तो बगलिहार परियोजना पर देखिए, पहले तो ये देखिए कि कौन कौन सा परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती परियोजना है। उसके बाद बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पर, दुलहस्ती हो गया, बगलिहार हो गया, सलील परियोजना है, रतले परियोजना है, और पकलडुम परियोजना। कितना परियोजना हो गया? 1 2 3 4 परियोजना हो गया। यानी आपको याद रखना है क्या कि दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलील परियोजना, रतले परियोजना और पकलडुम परियोजना। अगर इसका आप ट्रिक से याद करना चाहेंगे ना, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत फनी ट्रिक है। आपको एक ट्रिक याद रखना है कि चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। उस ट्रिक को याद रखना है, दुल्हा के बगल में साली रात को डुम डुम करती है। डुम डुम मतलब उसको डराती है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉपी में नोट कर लीजिए, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में, कि दुल्हा के बगल में साली रात को डुम डुम करती है। तो देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा। दुल्हा, दुल्हा से क्या हो जाएगा? दुलहस्ती परियोजना। बगल से क्या हो जाएगा? बगलिहार परियोजना। साली से क्या हो जाएगा? सलील परियोजना। रात में क्या हो जाएगा? रतली परियोजना। डुम से क्या हो जाएगा? पकलडुम परियोजना। और डुम डुम करके चिल्लाती है, याद रखना। तो चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिनाब नदी, याद रखना है। तो एक बार ट्रिक को हम फिर रिकॉल कर देते हैं कि दुल्हा के बगल में साली रात को डुम डुम करके चिल्लाती है। तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? पूरब पश्चिम गलियारा, जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं, ये क्या है? अगर हम भारत की बात करते हैं तो इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, और इधर इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो कहता है पूरब पश्चिम गलियारा। ये पूरब पश्चिम गलियारा इधर से इधर जो जोड़ता है, ये कहाँ से कहाँ तक है? इधर वाले तो ये है, यहाँ है गुजरात, और यहाँ है असम का सिलचर, यानी पोरबंदर को गुजरात, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, पोरबंदर को गुजरात से नहीं जोड़ेगा, जो कि पोरबंदर गुजरात में, ये नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? पोरबंदर तो है, पोरबंदर गुजरात में ही है, और ये इसको जोड़ता है किससे? सिलचर से जोड़ता है। लिख लीजिएगा,
सिलचर। सिलचर कहाँ है? असम में। सिलचर कहाँ है? असम में है। किसको किसको जोड़ता है? पोरबंदर गुजरात को असम के सिलचर से जोड़ता है। लगभग 3700 किलोमीटर, लगभग कितना? 3700 किलोमीटर आपको याद रखना है। 3700 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर इसमें आपका पूछेगा कि किस NH पर है, किस NH पर है, तो आपको NH बोलना है NH27। NH27 है जो पूरा पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। पूरा पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? वो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। सिलचर कहाँ है? असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस यौगिक का अनुसंहिती 40 है? किस यौगिक का अनुसंहिती क्या है? 40 है। क्या दिया हुआ है? NaOH। आंसर क्या है? NaOH। NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? कैसे पता चलेगा? अनुसंहित अनुभार उसका कितना होगा? टोटल यौगिक का अनुभार कितना होगा? देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं। NaOH। Na मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगर भार की हम इसका बात करेंगे तो इसका दुगुना हो जाता है। तो 11 दूना 22 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, सॉरी 8 होता है। 8 का दुगुना कर देंगे भार लाने के लिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 ऐड कर लीजिए। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, 1 का दुगुना करेंगे 2, तो 2 कर लीजिए। अब जोड़ दीजिए कितना होगा? 22 6 28 10 38 2 40, 38 2 40। इस तरह से अंतर हो गया इसका 40। तो आपको कोई भी यौगिक दे देगा, उसको आप तोड़ करके उसका अगर द्रव्यमान भार निकालना है तो द्रव्यमान भार परमाणु संख्या का दुगुना होता है द्रव्यमान, उसको जोड़ देना है तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर पॉइंट में आ जाता है, अगर आंसर पॉइंट में आ जाता है, आप लगभग वाला लीजिएगा, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा निकटतम मान आपको लेना है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान पूछेंगे कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है कितना? 14 होता है। कितना होता है? 14, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया? तो 1564 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन अकबर की बात करें और क्या 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 था समाप्त अकबर ने, तो आपको याद रखना है 1562, 1563, 1562 में अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा को अंत किया था। 1562 में अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। देखिए तो दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में किया था अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जो तीर्थ यात्रा करने जाते उनसे जो कर लिया जाता वो भी अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त कर दिया था। और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है 62, 63, 64। दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा का अंत कर का अंत किया, उसके बाद जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कितना जनसंख्या घनत्व है? मात्र 17, मात्र 17। तो आपको बस यही नहीं पढ़ के निकलना, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ इसी से नहीं पूछ सकता है, आपको केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछता है, कम बेस से भी पूछ सकता है। तो आपको इसमें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व किसको कहता है? पहला बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है, जनसंख्या घनत्व किसको कहता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना व्यक्ति रहता है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना व्यक्ति रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहेगा, अगर सबसे ज्यादा कहेगा तो बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका होगा? बिहार का। कितना है? 1106, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 है। कितना है? 17। आपको ये याद रखना। अगर पूछ देगा आपको कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनघनत्व सबसे ज्यादा और जनघनत्व सबसे कम है, तो जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जहां लोग रहता होगा, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, हम यूटी कर देते हैं, यूटी सबसे ज्यादा यूटी में किसका है? तो सबसे ज्यादा दिल्ली का है। सबसे ज्यादा किसका है? दिल्ली का। सबसे ज्यादा दिल्ली का जनघनत्व है। कितना? 11,000 से ऊपर है, 11,372 के आसपास, 11,372 के आसपास दिल्ली का जनघनत्व है। अगर पूछते हैं सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो सबसे कम जनघनत्व है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार का। कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। इस बार के 2215 वाले दरोगा में पूछ दिया गया था। 2215 में, इस बार जो 1275 वाला में, उसमें पूछा था यही क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी था। तो आंसर क्या हो जाता है उसका सही? अंडमान निकोबार। तो आपको यहाँ से याद रखना है। जब भी आप जनघनत्व के बारे में पढ़ें, 4 चीज़ जरूर पढ़ें। जब भी जनघनत्व के बारे में पढ़ें, 4 चीज़ जरूर पढ़ें, राज्य और यूटी का। यानी कि अगर आपको पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ना है कि अगर जनघनत्व की बात आ गया, तो जनघनत्व का अगर बात आ गया तो जनघनत्व में आपको लिखना है, जनघनत्व में आपको क्या लिखना है? हाँ, जनघनत्व में आपको लिखना है मैक्सिमम, मैक्सिमम अधिक, और मिनिमम, मिनिमम। मैक्सिमम किसका है? राज्य का अगर हम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा ज़्यादा है बिहार का, तो आपको लेना है बिहार। उसके बाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? दिल्ली का, तो आपको लेना है दिल्ली। दोनों याद हो गया एक साथ। उसके बाद आपको सबसे कम जनघनत्व किसका? अरुणाचल प्रदेश का, तो आपको लेना है अरुणाचल प्रदेश।
अगर पूछ लेगा कि क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश का लेना है, तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। दोनों का नाम ए से आ रहा है, तो अंडमान निकोबार। आपको याद रहेगा कि अंडमान अरुणाचल प्रदेश है, ए से ही होता है, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार है। यहाँ पर आपको अगर फंसाने के लिए पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा। इसमें तो नहीं फंसेगा मिनिमम में, आप मैक्सिमम वाले में फंस जाइएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि किसका केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक है, केंद्र या राज्य दे देगा ऑप्शन में, बिहार भी दे देगा और दिल्ली भी दे देगा। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका होगा, राज्य देख के बिहार में मार देगा, केंद्र शासित प्रदेश देख के दिल्ली में मार देगा। तो होगा इसमें ओवरऑल पूछ रहा है, राज्य और केंद्र शासित मिला के ओवरऑल में किसका है। इसका तो आप जानते हैं बिहार का 1106 है, बिहार का कितना है 1106 है, और दिल्ली का 11,000 प्लस है। तो सबसे ज्यादा बिहार से भी ज्यादा किसका हुआ, दिल्ली का हुआ। तो आपको ओवरऑल में दिल्ली मारना है। अगर पूछ देगा मिनिमम में किसका है, सबसे कम है ओवरऑल में, यानी केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, तो ओवरऑल में भी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है 17, अरुणाचल प्रदेश का कितना है 17, अंडमान निकोबार का 46 है, अंडमान निकोबार का कितना है 46 है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब कि वहां पर विधानमंडल में, वहां के विधानमंडल में क्या होगा, विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा है, आपको बताएंगे कि विधान, चलिए द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या, विधानसभा और विधान परिषद होगा। अगर इसमें कहता है कि कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो कितने राज्यों में है, आंसर तो होगा 6। अब कौन कौन कहाँ कहाँ कितना सीट है आपको सब इसमें याद हो जाएगा। अब सिर्फ ध्यान से देखिए कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। अब 6 राज्य कौन कौन सा है उसको हम बताते हैं, 6 राज्य कौन कौन सा है। अगर हम ये ले लेते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं, भारत है, ये क्या है भारत है। अब देखते हैं यहाँ पर, सॉरी देखते हैं यहाँ पर की बात करें, यहाँ पे क्या है, बिहार है, और यहाँ पे क्या है, यूपी है। उत्तर वाले भाग में देखेंगे यहाँ पर बिहार और यहाँ पर यूपी है। दक्षिण वाले भारत में बात करेंगे तो इधर से पूर्व पश्चिम साइड से महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। फिर पूर्व साइड से बात करेंगे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश। 6 को हो गया ना। उत्तर से 2, उत्तर प्रदेश और बिहार। दक्षिण से 4, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बात करें तो पूर्वी से तेलंगाना और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी से बात करेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब ये हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है कि किसमें राज्य कौन कौन सा हो गया, आपको रखना है यूपी। क्या रखना है आपको, यूपी, बिहार, इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, 2 2 4। महाराष्ट्र के बाद और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब विधान परिषद है तो विधान परिषद का सीट भी होगा। तो कितना कितना सीट है देख लेते हैं। वो भी यूपी में 100 सीट, यूपी में कितना सीट है 100 सीट, यानी 100 सीट है। 25 कम कर देंगे तो बिहार में हो जाएगा 75 सीट। बिहार में कितना सीट हो जाएगा विधान परिषद का, 75 सीट। जो बिहार में है वही कर्नाटक में है, कर्नाटक में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, कर्नाटक में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कर्नाटक से 3 ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में 78 है। महाराष्ट्र में कितना है 78 है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 40 है, और आंध्र प्रदेश में 58 है। आंध्र प्रदेश में क्या है 58 है, आंध्र प्रदेश में 58 है। तो ये हो गया आपका विधान परिषद वाले राज्य और उनकी सीटों की संख्या। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि विधान, इस बार दरोगा में भी पूछा है कि विधानसभा का अधिकतम संख्या कितना होता है। इस बार पूछा है, शायद सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। तो अब हम बताते हैं विधानसभा में कितना अधिकतम और कम हो सकता है, विधान परिषद में कितना अधिकतम और कम हो सकता है। तो देखते हैं विधानसभा अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। विधानसभा में आपको याद रखना है अधिकतम 500 होगा। अधिकतम कितना होगा 500 होगा। विधानसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है 500। और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम कितना होगा 40। न्यूनतम कितना होगा 40। विधान परिषद का न्यूनतम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा का अधिकतम 500, विधानसभा का अधिकतम 500, और न्यूनतम कितना हो जाएगा, न्यूनतम आपका हो जाएगा 40। सॉरी न्यूनतम 40 नहीं, कम से कम 60 होगा। कम से कम कितना होगा 60, सॉरी कम से कम कितना होगा। फिर से देखते हैं कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होगा। न्यूनतम क्या होगा, यानी कम से कम 60 होगा, जिसमें से अपवाद में आ जाएगा आपका 40 वाला। अपवाद में आ जाएगा 40 वाला। 40 वाला किसमें आ जाएगा आपका अपवाद में, जैसे कि गोवा हो गया, मिजोरम हो गया। ये गोवा और मिजोरम में 40 होगा। उससे भी अगर 40 से भी कम कर दिए, एक राज्य है सिक्किम, वो 32 है। वो कितना है 32, सिक्किम का 32 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60।
अगर वही पूछ देगा कि नहीं विधान परिषद में बताइए कि अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना, विधान सभा में अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम होगा विधानसभा के 1/3। याद रखना, विधानसभा के 1/3 कितना होगा, विधान परिषद में होगा, विधान परिषद में होगा। उसके बाद कम से कम कितना होगा विधान परिषद में, तो कम से कम विधान परिषद में कितना हो सकता है, 40 से कम नहीं होगा, कम से कम 40 नहीं होगा, विधान परिषद में कम से कम 40 में से कम नहीं होगा, ये विधान परिषद में है। और विधानसभा में कम से कम 60, विधानसभा में कम से कम 60, विधान परिषद में कम से कम 40। इसलिए यही तो क्वेश्चन था।